दोस्तों, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है तब से लेकर आज तक ये मेरा पहला लेक्चर ऐसा होगा जिसमें मैं एक ऐसे ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आज तक हो सकता है कि मैंने कभी बात नहीं की हो। मतलब वंदे मातरम को लेकर मैंने कभी कोई सेशन नहीं किया होगा, मतलब केवल और केवल इसके ऊपर फोकस सेशन। क्योंकि आज लगभग 150 साल बाद हमारी इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ये शब्द जो है वो गूंजने लगा और ये बात जो है वो खबरों में तैरने लगी कि आज का युवा वंदे मातरम को भूलकर जो हिप हॉप सॉन्ग्स हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनको आज वंदे मातरम का मतलब तक नहीं पता है। उनको यह भी नहीं पता है कि वंदे मातरम से आगे कुछ लाइनें भी हुआ करती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार आज इतने लंबे समय के बाद में 1947 के अंदर भारत ने आजादी प्राप्त की थी, तब से लेकर आज तक इतनी कभी चर्चा का विषय वंदे मातरम रहा नहीं है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भारतीय राजनीति के अंदर और खास तौर पर संसद के गलियारों में यह शब्द जो है वो गूंजने लगा। क्योंकि अभी हाल ही में 18वां जो विधानसभा लोकसभा का सत्र है वो शुरू हुआ है। 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में कुल 15 मीटिंग्स जो है वो आयोजित की जाएंगी। और 8 और 9 दिसंबर ये दो तारीखें ऐसी हैं जिसमें 8 दिसंबर को लोकसभा के अंदर और 9 दिसंबर को राज्यसभा के अंदर वंदे मातरम को लेकर कई लंबी चर्चाएं चलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस पर बोलना शुरू किया तो यह कहा कि आज भारतीय युवा को यह जान लेना जरूरी है कि वंदे मातरम भारत के कितना अहम है। आज इस सेशन के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने बंगाल से अपनी डिग्रीज को कंप्लीट किया और किस तरीके से वो डेप्यूटी कलेक्टर से डेप्यूटी मजिस्ट्रेट तक बने, वो सफर हम लोग देखेंगे। और साथ ही के अंदर वंदे मातरम का मतलब क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही में ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है वो भी आज हम लोग देखेंगे। तो बड़ा विस्तार से बात करेंगे वंदे मातरम के बारे में। लेकिन बात यह है कि जब भी 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो, जैसे ही हमारे टेलीविजन के अंदर ये गीत गूंजने लगता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं इसका मतलब है कि आपकी राष्ट्रभक्ति कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। आपको जरूरत है कि इस गाने को, ये जो पोएम है, ये जो सॉन्ग है, इसको आप लाउड के अंदर सुने और याद करें कि हमारे देश को आजादी दिलाने के अंदर बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां की है। 1857 के रिवॉल्ट के अंदर हम लोगों को यह भी पता नहीं था कि आखिरकार हम लोगों को आजादी पानी कैसे है। क्योंकि उस समय पूरे भारत के अंदर, जिस समय 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, पूरे भारत के अंदर एक साथ अगर क्रांति हुई होती तो फिर अंग्रेज ब्रिटिश जो थे वो उसी समय भाग जाते। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग ये समझ नहीं पाते थे, ये जान नहीं पाते थे और अच्छी रणनीति, स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए कि आखिरकार पूरे भारत के अंदर एक साथ आंदोलन को कैसे उग्र किया जाए। और उसी समय, उसी दौर के अंदर एक पोएम जो है, एक गाना वो सामने निकल कर आता है जिसका नाम है वंदे मातरम। आप जो पीछे तस्वीर देख रहे हैं ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने अपनी जो डिग्रीज थी वो आर्ट्स के अंदर कंप्लीट की, कला के अंदर कंप्लीट की। बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ और बंगाल में जन्म होने के बाद इन्होंने ये सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि सिविल सर्विसेज उस समय बहुत ज्यादा टफ हुआ करता था। पहली बात तो यह है कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए भारत में नहीं, लंदन के अंदर एग्जाम लगता था और कोई भी गरीब आदमी या मिडिल क्लास व्यक्ति वहां पर जाकर कोई एग्जाम दे नहीं सकता था। अंग्रेजों को यह बखूबी पता था कि अगर किसी भी काम को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, करप्शन से दूर रखना है, तो जितने भी अमीर लोग हैं इनको सिविल सर्विसेज में लेके आओ, क्योंकि इनके पास में पैसा बहुत है, ये कभी करप्ट नहीं होंगे। देखिए क्या वो सोचते थे, कहां के सोचते थे वो लोग। और जिसके पास में पैसा होगा वही लंदन जाकर एग्जाम दे पाएगा। और जिसके पास में पैसा हुआ वो लंदन जाके एग्जाम दिए और उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर भी किया। सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे। बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि सिविल सर्वेंट बनते हैं, सबसे पहले डेप्यूटी कलेक्टर बनते हैं, उसके बाद में इन्होंने डेप्यूटी मजिस्ट्रेट जो है उसकी भी इन्होंने उपाधि ग्रहण की। उसके बाद में इनको यह लगने लगा 1857 के रिवॉल्ट के अंदर कि हमारे भारत देश के अंदर कहीं ना कहीं कमी है राष्ट्रभक्ति की, नेशनलिज्म की, जो कि आज भी मैं देख पाता हूं। अगर आज का जो युवा है इसको वंदे मातरम का मतलब भी नहीं पता होगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को संस्कार के अंदर वंदे मातरम सिखाते हैं। नहीं तो आज कोई इंग्लिश की पोएम जॉनी जॉनी यस पापा वहां से शुरुआत होती है, लेकिन वंदे मातरम से शुरुआत नहीं हो पाती। हमारे घर में भी नहीं हो पाती है। मैं किसी दूसरे के ऊपर उंगली क्या उठाऊं,
लेकिन हमारे घर के अंदर भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी नहीं हो पाती, हम भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल ये मोबाइल फोन का दौर है, हो नहीं पाता है उतना, तो कोशिश हम भी करते हैं, कोशिश आप भी कीजिए। तो ये जो वंदे मातरम था, इसको सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाली के अंदर डिजाइन किया, बंगाली में भी आया, हिंदी के अंदर भी आया, और बाद में ये चर्चा का विषय बना। जब 1872 के आसपास, 1875 के आसपास जब इसको लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, तो उस समय चर्चा का विषय नहीं था। लेकिन 1872 के अंदर ये पार्ट बना था आनंद मठ का, और आनंद मठ का ये जब भाग बना था, उसके बाद में ये चर्चा का विषय बना। और मैडम भीकाजी कामा, जिन्होंने 1907 के अंदर जर्मनी के अंदर जाकर हमारे तिरंगे को लहराया था, उन्होंने भी पहली बार इसकी चर्चा की। रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी इसी वंदे मातरम की चर्चा की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वंदे मातरम को एज ए सॉन्ग जो है वो अपनाया। महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट किया वंदे मातरम को। महात्मा गांधी सपोर्टेड द फर्स्ट 2 वर्जन ऑफ वंदे मातरम एज ए नेशनल सॉन्ग, एज ए नेशनल सॉन्ग की तरह इसको एडॉप्ट किया। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इसके लिरिक्स लिखे गए थे वो बड़े जबरदस्त थे। तो वंदे मातरम आज संसद के गलियारों के अंदर गूंज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि आखिरकार हमारे जो युवा हैं, ये जो बच्चे हैं, वो भूल क्यों रहे हैं वंदे मातरम को। सन्यासी जो रिवॉल्ट था, सन्यासी आंदोलन आपको पता होगा, सन्यासी आंदोलन को ही और उग्र करने के लिए अगेंस्ट टू ब्रिटिश एम्पायर, उस समय सन्यासी आंदोलन के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही इसकी रचना करके इस आंदोलन के अंदर जान फूंक दी थी। तो सन्यासी आंदोलन के अंदर सबसे पहले इसको एज ए एक्सपेरिमेंटल अप्लाई किया गया था, और वो बहुत सफल हुआ था। ये मतलब देखा गया था कि क्या वाकई में ये पोएम जो है, ये सॉन्ग काम कर सकता है। तो उसने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया, और तब से लेकर ये आज भी जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन संसद के गलियारों में क्या चल रहा है, वहां पर चल ये रहा है कि व्हाट इज पीएम मोदी सेड अबाउट हिम इज हाईली रेस्पेक्टफुल बंकिम चंद्र फैमिली। तो बात यह है कि आखिरकार इसके पीछे इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। पहली बात तो यह देखिए कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये जो लाइन है, ये जो सेगमेंट है, वो लिया गया है अथर्ववेद से। वैसे तो हमारे जो वेद हैं, आपको पता होगा कि जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो बीसी के अंदर, है ना, बीसी के अंदर हम लोग एक टाइम पीरियड को पढ़ते हैं जो कि 1500 से लेकर 1000 तक का टाइम पीरियड है, जिसमें वैदिक काल रहा है। तो वैदिक काल एंड पोस्ट वैदिक काल, तो वैदिक काल तो बड़ा जबरदस्त था, मंत्र वगैरह वहां पर थे, कोई लूटपाट कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, पोस्ट ऋग्वैदिक, पोस्ट जो है वैदिक पीरियड आया, उस समय थोड़े से कर्मकांड, लूटपाट ये काफी हद तक बढ़ गई थी। तो बात यह है कि जिस समय अथर्ववेद को लिखा गया था, अथर्ववेद के अंदर इसको लिखा गया था कि माता जो है वो कौन है, भूमि है, और पृथ्वी जो है उसके साथ में हम लोग रिलेट करते हैं। अब एक महाभारत के अंदर एक छोटा सा सेगमेंट और आता है, जिस समय जो यक्ष है वो युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछता है कि आखिरकार जो है ये माता जो है वो कौन है। तो उसके बारे में युधिष्ठिर जो है वो जवाब देते हैं कि जननी जन्म भूमिश्चय, मतलब जो जन्म देने वाली है, जो जन्म देने वाली है वही जो है वो हमारी क्या है, जन्मदात्री है, वही जो है वो हमारी जन्मभूमि है। मतलब हर चीज को रिलेट कर दिया है एक मां के साथ में, जन्मभूमि के साथ में, ताकि भारत के अंदर ये जो कंसेप्ट है, ये जो सिद्धांत है, वो और अच्छे से फलीभूत हो सके, और हम लोग जो है इस रूप में उसको देख सकें कि किस तरीके से हमारा जो पालन पोषण है वो हमारी मातृभूमि ने किया है। तो बड़ा प्रोमिनेंट जो है वो निकल कर आता है। वंदे मातरम को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वंदे मातरम इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपनी मातृभूमि को सबसे पहले नमन करता हूं। सुजलाम, सुजलाम मीन्स जिसने हमको जल दिया है, जल से पालन पोषण किया है, हमको फल दिया है। मलज शीतलाम, इसका मीन्स ये होता है कि जितने भी जो ठंडी हवाएं हैं, शीतल जो हवाएं आ रही हैं, उनको रोका है। जैसे हिमालय के बारे में वर्णन है, तो ये सारा हमको जल दिया, फल दिया, शीतल जो वायु है इससे हमको हमारी जो है रक्षा की। सस्य श्यामला, मतलब जो फसलें वगैरह हैं वो लहलहाई, और इसके लिए हम लोग अपनी मातृभूमि को या फिर माता को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो वंदे मातरम का ये मीन्स होता है। फिर आप देख सकते हैं शुभ्र ज्योति, मतलब जो ज्योति है, जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे चांद की चांदनी आती है, उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि पुलकित यामिनी, फुल कुसुमित, ये पूरा का पूरा वर्णन जो है वो यहां पर किया गया है। तो एक्चुअली में वंदे मातरम का एक बहुत बड़ा वर्णन होता है।
तो आज हर व्यक्ति को, हर युवा को जो है इसको जानना चाहिए, उसको आगे अप्रिशिएट करना चाहिए। वंदे मातरम जब आगे बढ़ता है तो केवल यही नहीं कि आपने हमको दिया है, तो जब जरूरत पड़ती है उस समय जो मातृभूमि है, या फिर हम लोग देखते हैं कि बंगाल के अंदर किस तरीके से दुर्गा पूजा होती है, तो जब वो सब कुछ हमको दे सकती है तो फिर वो क्या कर सकती है, नरसंहार भी कर सकती है। मतलब हर रूप के अंदर उसकी जो है जय जयकार होती है। तो ये सारी बातें जो है वो आज आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं या संसद के गलियारों के अंदर गूंज रही है। इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीति काफी गरमाई हुई है और वहां पर मां दुर्गा को काफी जो है वो माना जाता है। इसलिए हो सकता है कि ये एक पॉलिटिकल व्यू हो सकता है, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन जो है वो भी ये रखता हूं कि वाकई में आज वंदे मातरम जो है उसको हर बच्चे को जानना चाहिए। ये हमारे कल्चर का एक पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 के अंदर हमको जो एक सॉन्ग दिया था वो आज 1947 के अंदर, 14 अगस्त 1947 के अंदर हमने उसको अडॉप्ट किया था और 1950 के अंदर हमने उसको एज ए नेशनल सॉन्ग जो है वो अनाउंस कर दिया था। 2025 के अंदर भी आज हम लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हर व्यक्ति को जो है इसकी बात समझनी चाहिए। इस सॉन्ग को जो है, नेशनल सॉन्ग को वो अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, अपने बच्चों को एज ए कल्चर जो है वो इंक्लूड करना चाहिए। आज स्कूल्स के अंदर भी ऐसे बहुत कम फंक्शन होते हैं जहां पर इसको इंक्लूड किया जाता है। तो हम लोग जो है, और वाकई में अगर आप एक राष्ट्रभक्ति दिखाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर वंदे मातरम आज तो लिख के भेज ही दीजिएगा। चलिए, डीप वर्क का ये कोर्स हमारा बड़ा जबरदस्त है। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा, मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने सक्सेस को हासिल करने के लिए एक स्पेशल एक टेक्निक जो है वो अपनाई है। उन्हीं 30 टेक्निक्स को मैंने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है। आप लोग जरूर इस कोर्स के साथ में जुड़िएगा। डीप वर्क का ये कोर्स है, साथ ही में हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। आप लोग इसको ज्वाइन करके एक राइट डायरेक्शन में अपनी मेहनत को कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।